नमस्कार मित्रों, एक और नए विषय के साथ मैं उमेश चतुर्वेदी आपके सामने उपस्थित हूँ। आज 19 अगस्त की तारीख है। इतिहास की तारीखों में से ये कोई असामान्य तारीख भी हो सकती है, ऐसा बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन मित्रों, आज ही के दिन अंग्रेज सरकार को एक छोटे से ज़िले के स्वतंत्रता सेनानियों, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या छात्रों की थी, उन्होंने उस ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी थी जिसके बारे में कहा जाता है कि उन दिनों उसके राज में कहीं सूरज नहीं डूबता था। मैं बात कर रहा हूँ बलिया की। बलिया जो उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है, जो 3 ओर से नदियों से घिरा हुआ है। एक तरफ उत्तर की ओर घाघरा, जिसे स्थानीय लोग सरजू के नाम से जानते हैं, बहती है, तो दूसरी ओर दक्षिण साइड में भारत की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाने वाली नदी गंगा बहती है। गंगा और घाघरा के दोआब के बीच बसा बलिया और उसकी माटी का क्या तासीर है, उसके माटी की क्या तासीर है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगाइए कि उस छोटे से ज़िले ने 19 अगस्त को खुद अपने आप को ब्रिटिश गुलामी से आज़ाद करा लिया था, आज़ाद घोषित कर दिया था। उस समय बलिया के कलेक्टर होते थे जगदीश्वर चंद्र निगम, जेसी निगम के नाम से उनको दुनिया जानती है। जगदीश्वर चंद्र निगम ने बलिया की क्रांति के सामने समर्पण कर दिया था और शेर ए बलिया के नाम से बाद में विख्यात हुए तत्कालीन बलिया के कांग्रेस अध्यक्ष चित्तू पांडे को सत्ता सौंप दी थी और उसके बाद बलिया में सुराजी सरकार का गठन हुआ था, जिसके पुलिस प्रमुख महानंद मिश्र बनाए गए थे। बलिया की आज़ादी की शुरुआत उसी दिन हो गई जिस दिन मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान के पास से कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 8 अगस्त 1942 की तारीख की। 8 अगस्त 1942 की शाम को कांग्रेस के सभी बड़े नेता मुंबई में गिरफ्तार कर लिए गए। यहाँ ये बता देना ज़रूरी है कि मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान आज के दौर में आज़ाद मैदान के नाम से जाना जाता है, जहाँ आज भी बहुत सारे आंदोलनकारी जब भी आंदोलन करना होता है तो इकट्ठा होते हैं और अपनी मांग रखते हैं। दरअसल उन दिनों यूरोप और एशिया का भी कुछ हिस्सा दूसरे विश्व युद्ध से झुलस रहा था। एक तरफ हिटलर और मुसोलिनी की सेनाएं थीं। आप जानते हैं कि हिटलर जर्मनी के शासक थे और मुसोलिनी इटली के, और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्रों की सेनाएं थीं जिसकी अगुवाई अमेरिका कर रहा था और जिसमें यूरोप के तमाम देश, खासतौर पर ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरे देश शामिल थे। युद्ध की विभीषिका से जापान भी झुलस रहा था और जापान भी उसमें एक हिस्सेदार बन चुका था। रूस बहुत बाद में शामिल हुआ। तो खैर, इस युद्ध की आंच से पूरी दुनिया झुलस रही थी और जाहिर है कि जिस अंग्रेज सरकार का कभी सूरज नहीं डूबता था, उसके राज में कभी सूरज नहीं डूबता था, उस अंग्रेज सरकार की चुनौती बढ़ गई थी। हिटलर की सेनाएं लगातार उसको चुनौती दे रही थी। ऐसे ही मौके पर कांग्रेस ने अंग्रेजी राज की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का फैसला किया और 8 अगस्त 1942 की शाम को कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो का नारा दिया। और जैसे ही ये नारा दिया, जैसे ही ये प्रस्ताव पारित हुआ कांग्रेस कार्य समिति की ओर से, उसके बाद से अंग्रेज सरकार ने दमन चक्र तेज कर दिया।
मुंबई पहुंचे तमाम बड़े कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद, तमाम लोग गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारियों का दौर इतना तेज़ चला कि मुंबई आ रहे लोग, क्योंकि 9 अगस्त से ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का महाधिवेशन होना था, और वह महाधिवेशन या उन दिनों का कांग्रेस का महाधिवेशन आज की तरह नहीं होता था। तब लाखों लोग जुटा करते थे। तो पूरे देश से अपनी अपनी सवारी से, जैसे सड़क मार्ग से, अब ज़्यादातर लोग रेल मार्ग से आ रहे थे, उनको बीच के स्टेशनों पर ही उतारा जाने लगा, वहीं गिरफ्तार किया जाने लगा। जो उनमें प्रभावी नेता थे उनको स्थानीय जेलों में डाल दिया जाता, जो कम प्रभावी थे उन्हें ले जा कर के कहीं दूर छोड़ दिया जाता। तो इस तरह से दमन चक्र शुरू हुआ, और उसके बाद पूरे देश में गिरफ्तारियों का दौर तेज हुआ। और इसका असर ये हुआ, गांधी, नेहरू, पटेल या ऐसे बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में आंदोलन की आग फैल गई, और इसके बाद जगह जगह धरने, प्रदर्शन निकलने लगे। बलिया में भी सबसे पहले धरने और प्रदर्शन की शुरुआत उन दिनों के छात्र नेता, जो बाद में बलिया की सलेमपुर सीट से सांसद भी हुए, तारकेश्वर पांडे ने की। तारकेश्वर पांडे, राम लक्ष्मण तिवारी, राम अनंत पांडे, ये सब युवा नेताओं ने उन दिनों आंदोलन की बागडोर संभाली। और उस समय अंग्रेजी जो एसडीएम थे, उन्होंने जगह जगह बलिया में छात्रों को पीटा, उनकी गिरफ्तारियां की। एक तरह से क्रूरतापूर्वक आंदोलन को दबाने की कोशिश हुई। लेकिन इस जितनी क्रूरता बढ़ती गई अंग्रेज सरकार की, उतना ही आंदोलन तेज होता चला गया। खासतौर पर जब छात्रों पर आंदोलन हुआ और 12-13 अगस्त के आसपास जब बलिया शहर में उन पर क्रूर लाठीचार्ज हुआ, तो बलिया के लोगों को बाद में यह बर्दाश्त नहीं हुआ, और लगभग समूचा जिला सड़कों पर उतर आया। बैरिया एक जगह है बलिया में, पूर्वी छोर पर पड़ता है। वहाँ 18 अगस्त के दिन छात्रों ने कौशल किशोर सिंह की अगुवाई में वहाँ के थाने पर झंडा फहराने की सोची, और वो झंडा फहराते वक्त पुलिस ने उन पर गोलियां चलाईं, और उस गोलीबारी में 22 छात्र मारे गए। इससे पूरा द्वाबा, बैरिया द्वाबा के नाम से ही प्रसिद्ध है और द्वाबा का एक मशहूर केंद्र है। तो द्वाबा की जनता सड़कों पर उतर आई, पुलिस थाने को घेर लिया। किसी तरह से थाने के मुलाजिमों को, पुलिस वालों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। बाद में आंदोलनकारियों ने साहतवार को, रेवती, बांसडीह, रसड़ा, सुखपुरा, सिकंदरपुर, बेलथरा रोड, तमाम थानों को लूट लिया। और ये आंदोलन जैसे जैसे तेजी से बढ़ता गया, वैसे वैसे इसकी आंच जब दूर तक सुनाई पड़ी, तो इलाहाबाद से ट्रेन चली। उस ट्रेन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता चले। उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय और वाराणसी का, बनारस का काशी हिंदू विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ आंदोलनकारियों के केंद्र में थे। वहाँ से छात्र आते ही बलिया में 2 रेलवे लाइनें गुजरती हैं। एक तो बलिया से छपरा की ओर जाती है, वाराणसी से छपरा। दूसरी औड़िहार से मऊ होते हुए फिर बलिया में घुसती है, बेलथरा रोड। तो बेलथरा रोड स्टेशन तक पहुंची और रेलवे लाइनों को उखाड़ दिया गया, डाकघरों को लूट लिया गया। आंदोलन इतना तेजी से बढ़ा कि 13-14 अगस्त की रात से ही बलिया के प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, और 18 अगस्त के तो दिन जेल में जाकर के जिले के अधिकारियों ने जेल में बंद चित्तू पांडे, महानंद मिश्र जैसे नेताओं से बातचीत की, और फिर 19 अगस्त की सुबह बलिया के इन नेताओं को छोड़ दिया गया। वहाँ बलिया के कलेक्टर जे निगम ने एक तरह से सत्ता ही इन नेताओं को सौंप दी, और उसके बाद बलिया आज़ाद हो गया। मित्रों, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि तब सुराजी सरकार के पास संसाधन नहीं थे, इसके बावजूद
पूरे देश में माफ़ कीजिएगा, पूरे बलिया ज़िले में, जहाँ तक बलिया का सुराजी सरकार का शासन था, वहाँ स्वयंसेवकों ने रात भर निगरानी की, ड्यूटी दी, जनता की सहायता की, लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई। लेकिन बलिया की इस करामात से ब्रिटिश शासन की चूलें हिल गई। उन दिनों उत्तर प्रदेश के, जिसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कहा जाता था, उस संयुक्त प्रांत के गवर्नर थे हैलट। हैलट ने तत्कालीन भारत मंत्री को संदेश दिया कि बलिया पर से ब्रिटिश सरकार का कब्जा खत्म हो चुका है। इसके बाद ब्रिटेन की सरकार हिल उठी। यह ब्रिटिश सरकार को एक तरह से चुनौती थी। उस चुनौती को ब्रिटिश सरकार ने भी स्वीकार किया और यह फैसला लिया कि किसी भी तरह से बलिया पर कब्जा करना है। बलिया को कब्जे में लेने के लिए वाराणसी से 3 ओर से बलिया में पुलिस और सेना भेजी गई। एक तो जल मार्ग से भेजी गई, दूसरी वाराणसी छपरा रेलखंड से भेजी गई और तीसरी आजमगढ़ के रास्ते भेजी गई। बलिया की आज़ादी 27 अगस्त की शाम को छीन ली गई। उसके बाद गांव-गांव से लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हुई, लोमहर्षक अत्याचार हुए। मित्रों, हमारी दादी भी उस दौर को याद करते हुए कहा करती थी कि रोज़ सुबह उन दिनों बलिया में सांवा और अरहर के साथ ही मक्के की फसल थी, और जैसा कि आप जानते हैं अरहर और मक्के की फसल थोड़ी ऊंची होती है, तो लोग सुबह ही पूरा गांव के लोग खाना बना करके या जल्दीबाजी में रात का बासी खाना ही लेकर के खेतों में जाके छुप जाते थे। घर के पुरुष गायब हो चुके थे। इसका लगातार गिरफ्तारियों के डर से बहुत सा गांव के गांव वीरान पड़े थे। खाली घरों में अंग्रेज सरकार ने कहर बरपाया, चौखट और किवाड़ तक तोड़ डाला, खाट तोड़ डाली, अनाज को मिट्टी में मिला करके छींट छांट दिया, मतलब बहुत कुछ किया। इतना अत्याचार किया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बलिया में अत्याचार का यह तांडव 1944 तक चलता रहा। बाद में जब अंग्रेज सरकार झुकी तो उसके बाद जो कांग्रेसी नेताओं की रिहाई हुई, तो कांग्रेस के तत्कालीन बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू के दामाद और इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी पहली बार बलिया आए। उन्होंने बलिया में गांव-गांव जा कर के 21 से तब यात्रा वो करते थे, तांगे से यात्रा करते थे, गांव-गांव जा कर के लोगों को अत्याचारों पर रिपोर्ट बनाई। स्थानीय वकीलों को उनके मुकदमे लड़ने और उनकी पैरवी करने के लिए तैयार किया। तब कहीं जा कर के अंग्रेज सरकार का दमन चक्र कम हुआ। बलिया के इतिहास पर, इस इतिहास पर देवनाथ उपाध्याय ने एक किताब लिखी है, बलिया की क्रांति और दमन। इस इतिहास पर बलिया के इस इतिहास पर देवनाथ उपाध्याय ने एक किताब लिखी है, बलिया में क्रांति और दमन। उस किताब के मुताबिक पूरे बलिया में 84 लोग इस आंदोलन में मारे गए थे या उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ज़्यादातर लोगों को न्यायिक प्रक्रिया से भी नहीं गुजारा गया। पुलिस आती थी, लोगों को उठा ले जाती थी, फिर कई बार उनका पता भी नहीं चलता था। कई बार उन्हें सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। इस आंदोलन में छात्रों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। और एक बात और ध्यान में रखने की है कि ठीक उन्हीं दिनों हिटलर के अत्याचार को लेकर के ब्रिटेन का सभ्य और संभ्रांत समाज हिटलर के अत्याचार की
कहानियाँ पूरी दुनिया को बता बता करके उसे नृशंस और नाजी बताते फिर रहा था। और ठीक उसके उलट ब्रिटिश सरकार भारत में बलिया जैसी जगहों पर हिटलर से भी कहीं ज़्यादा नृशंस अत्याचार कर रही थी। बाद में 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। भारत के इस आज़ादी में की नींव में कहीं न कहीं बलिया जैसे आंदोलनों का भी बड़ा योगदान है। इतिहास ने इस आंदोलन के साथ बहुत कम न्याय किया है। बलिया की इस आज़ादी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर जो भी जानते भी हैं तो तफसील से नहीं जानते। बलिया की इस आज़ादी पर इतिहासकारों ने भी तफसील से कम लिखा है। आज के दौर में कुछ इक्का दुक्का किताबें आ रही हैं। दुर्गा प्रसाद गुप्त जी ने ज़रूर एक किताब बड़ी सी लिखी है। अब दुर्गा प्रसाद गुप्त जी बलिया के ही रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे, दुनिया में नहीं हैं। लेकिन एक बात ये है, इसे स्वीकार करना चाहिए कि बलिया, तामलुक जो मिदनापुर ज़िले में पड़ता है पश्चिम बंगाल के, और महाराष्ट्र के सतारा में लोगों का जागना ही था, स्वराजी सरकार की स्थापना ही करना था कि अंग्रेज सरकार को यह मानने के लिए अपना मन बनाना पड़ा कि अब वह हिंदुस्तान को बहुत दिन तक अपने गुलामी की जंजीरों में बांध करके नहीं रख सकती, और इसके बाद भारत को उसे आज़ाद करना पड़ा। भारतीय इतिहास की ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, स्वाधीनता आंदोलन के ऐसे बहुत सारे बलिदान हैं जिन्होंने भारत के स्वर्णिम भविष्य को रचने के लिए अपना बहुत कुछ कुर्बान किया है, बहुत कुछ बलिदान दिया है। बलिया का नाम उसमें स्वर्णाक्षरों में अंकित है। यह बात और है कि आज का इतिहास उसे थोड़ा कम याद करता है, उसे थोड़ा कम महत्व देता है। मित्रों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तब हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे किसी और विषय और किसी अन्य विश्लेषण के साथ। तब तक हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।